Random experiment. If an experiment, when repeated under identical conditions, does not produce the same outcome every time, but outcome in a trial is one of the several possible outcomes, then such an experiment is called a random experiment. For example, जैसे एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो डाइस में थ्रो करते हैं तो 1 भी आ सकता है, एक बार दोबारा थ्रो किया 2 आ सकता है, दोबारा थ्रो किया 5 आ सकता है। बट कुल मिला के इसके जो सेवरल पॉसिबल आउटकम्स है वो हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें से कोई आ सकता है। तो क्योंकि डाइज में हमें पता है कि ये आउटकम्स पॉसिबल हैं और इसको हम थ्रो करना रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, कॉइन को टॉस करना हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, एक 52 कार्ड्स का जो पैक है उसमें से एक कार्ड को ड्रा करना हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। तो ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है एलिमेंट्री इवेंट। इफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड देन ईच ऑफ इट्स आउटकम्स इज नोन एज एन एलिमेंट्री इवेंट। मीन्स जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो ईच ऑफ इट्स आउटकम्स, जो जो उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी अगर डाइस की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए हमारे लिए। कॉइन को टॉस किया जाए तो हेड का आना, टेल का आना, दीज आर एलिमेंट्री इवेंट्स। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। A sample space is defined as the set of all possible outcomes of an experiment and is denoted by S. S क्या है कि सारी हमने कलेक्शन लिखी थी, जो जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उन सब का सेट बना दिया, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, एक कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ तो मेरे को पहले पता हो कि क्या क्या पॉसिबल जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सब की कलेक्शन ले ली, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, बस ये 2 कलेक्शन है, इसका जो सेट बना दैट इज सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। अगर मैं कॉइन को 2 बार या 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली थ्रो करता हूँ या टॉस करता हूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ की कलेक्शन इज सैंपल स्पेस। जैसे दोनों पे हेड हेड आ सकता है, पहले वाले कॉइन पे हेड दूसरे पे टेल, पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड, या दोनों पे टेल टेल आ जाए। ये जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन सब की कलेक्शन इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो इसी तरह अगर 3 टाइम्स हम या कॉइन को थ्रो करें या 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली थ्रो करें, एक ही बात है, तो 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियस जब थ्रो किया तो तीनों पे हेड आ सकता है, पहले 2 पे हेड तीसरे पे टेल, पहले तीसरे पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे बाकी दोनों पे हेड, पहले 2 पे टेल तीसरे पे हेड, पहले पे टेल तीसरे पे टेल और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, पहले वाले कॉइन में हेड आ जाए बाकी दोनों पे टेल हो या तीनों पे टेल हो। ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो इस तरह से जो आउटकम्स आते हैं उन सब की कलेक्शन को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अगर हम 2 डाइस को एक सिंगल थ्रो में फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। 1 1 आ जाए, पहले वाले पे 1 यानी दूसरे वाले पे 1, पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 1 6, इस तरह से 6 1, ये टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं। तो इन सब की कलेक्शन सैंपल स्पेस फॉर्म कर रही है। सैंपल स्पेस हमें हर एक जो पॉसिबल आउटकम है वो नज़र आ जाएगा, जो भी पॉसिबल हो सकता है। इवेंट, ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, जैसे कि मैं सिर्फ बात करूं कि दोनों जब डाइस थ्रो किए 2 तो दोनों पे ओड नंबर हो तो वो एक इवेंट बनेगा ऐसा जिसमें ये हमें वो उसका सबसेट बनेगा। जैसे ये वाले में दोनों पे ओड है, ये में दोनों में ओड है, दोनों पे ओड है, दोनों पे ओड है, यहाँ पे दोनों पे नहीं, यहाँ पे नहीं है कोई भी, यहाँ पे दोनों पे ओड है, यहाँ पे दोनों में ओड है, यहाँ पे दोनों में ओड है। इस तरह से सारे ओड की यानी दोनों साइड ओड आए, इसकी कलेक्शन ले लूँगा, ये एक इवेंट बन गया जो कि सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। या मैं कह दूँ कि दोनों डाइस पे इवन नंबर आए,
ये एक इवेंट बन गया। या मैं कह दूं कि पहले वाले डाइस पे 2 आए और दूसरे वाले पे इवन नंबर आए, तो ये इवेंट जो होते हैं दैट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। सर्टेन इवेंट क्या होता है? एन इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सर्टेन इवेंट इफ इट इज ऑलवेज अक्कर्स व्हेन एवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह दूं कि जब हम डाइस थ्रो करेंगे, मेरा इवेंट है कि हम अपने फेवर में तब मानेंगे अगर नंबर 7 से छोटा आए, तो ये एक सर्टेन इवेंट है, 100% 7 से छोटा ही आएगा। या मैं कह दूं कि मैंने डाइस को थ्रो किया, तो हम अपने फेवर में तब मानेंगे इफ़ एवरी नंबर इज लेस देन 8 कह दो, तो भी सर्टेन इवेंट हुआ। सर्टेन मतलब 100% आएगा ही आएगा। या मैं एक कॉइन को टॉस करूं, तो मैं कहूँगा कि मैं अपने फेवर में तब मानूंगा या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो ये सर्टेन इवेंट है, पक्का या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये सर्टेन इवेंट हो जाता है। इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट इफ इट नेवर अकर्स व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। जैसे कि मैं कह दूं कि डाइस को थ्रो करो, हमारा फेवरेबल तब होगा अगर नंबर 7 आएगा तो। अब ये इम्पॉसिबल इवेंट है क्योंकि वो पॉसिबल आउटकम्स में से है ही नहीं। जो इवेंट मैंने बोला कि 7 आ जाए तो मेरा फेवरेबल होगा, बट इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। अगर मैं कहूँ कि डाइस थ्रो करो, अगर 8 आएगा तो मेरा फेवरेबल इवेंट है वो, मैंने अपना इवेंट बता दिया कि 8 आएगा तो हमारा फेवरेबल है, बट वो आएगा ही नहीं, इसलिए वो इम्पॉसिबल इवेंट माना जाएगा। कंपाउंड इवेंट, an event associated with a random experiment is a compound event if it is the disjoint union of two or more elementary events। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स की यूनियन से जो बनता है दैट इज़ कंपाउंड इवेंट। जैसे कि मैं ये कह दूं कि डाइस थ्रो करो, तो या तो 1 आए या फिर 5 आए। अब ये कंपाउंड है, मैंने एक 1 को चूज़ कर लिया एलिमेंट्री इवेंट और एक 5 को चूज़ कर लिया, और मैंने कह दिया ये दोनों में से कोई एक आ जाए तो मेरा फेवरेबल माना जाएगा, या तो 1 या 5, तो ये कंपाउंड इवेंट हो गया। तो 1 भी एलिमेंट्री इवेंट है, 5 भी एलिमेंट्री इवेंट है, मैंने इन दोनों में पॉसिबिलिटी बना दी, तो उन दोनों की यूनियन करके, तो यूनियन लेके यानी 1 आए और 5 आए, तो ये कंपाउंड इवेंट बन गया। या मैं कह दूं कि या तो इवन नंबर आए या 3 आए तो मेरा फेवरेबल होगा, तो ये कंपाउंड इवेंट है। एक में मैंने कह दिया कि इवन नंबर आए, एक में कह दिया 3 आए, तो कंपाउंड इवेंट बन जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? 2 or more events associated with a random experiment are said to be mutually exclusive if the occurrence of any one of them prevents the occurrence of all others, that is if no 2 or more of them can occur simultaneously in the same trial। तो फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट बोला मैंने जब हमने डाइस थ्रो किया कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, एक मैंने इवेंट बोल दिया सेट ऑफ ओड नंबर्स। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, कुछ कॉमन नहीं है। इवन नंबर आएगा तो ओड नहीं आएगा, ओड आएगा तो इवन नहीं आएगा, यानी दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। दो इवेंट्स जो बोलूँगा, एक मैंने कह दिया डाइस थ्रो करने हैं, तो मेरा एक फेवरेबल इवेंट जिसको ए नाम दे रहा हूँ, ए इवेंट है 1 या 2 आए, 1,2 इसमें से कोई भी आ जाए वो मेरा फेवरेबल है। एक मैंने बी इवेंट बोल दिया कि 3 आए या 4 आए, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि कॉमन नहीं है कुछ। तो दिस आर, जिसमें कॉमन, दो इवेंट्स में कुछ कॉमन आउटकम नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, 2 or more events associated with a random experiment are exhaustive if their union is the sample space। For example, सेट ऑफ इवन नंबर एक इवेंट बना दिया, ए नाम दे दिया, एक बी इवेंट दे दिया सेट ऑफ ओड नंबर्स, तो इन दोनों की यूनियन करके क्योंकि पूरा सैम्पल स्पेस बनता है, इसलिए ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। यानी कि जितने भी मैं इवेंट्स बोलूँ उन सब की यूनियन करके अगर पूरा सैम्पल स्पेस बन जाता है तो हम इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। अगर मैं कहूँ एक इवेंट है 1 2 3 4, बी इवेंट है 4 5 6, तो भी वो एग्जॉस्टिव है, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि 4 4 दोनों में कॉमन आ गया। तो अगर मैं 1 2 3 4 ले रहा हूँ एक इवेंट,
बी ले रहा हूँ 4 5 6, यूनियन करके 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो हैं बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है, कॉमन है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इफ इन एन एक्सपेरिमेंट विद एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, जिसमें कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एन पॉसिबिलिटीज़ हैं, इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके आने की। जैसे एक डाइज में 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इक्वली लाइकली हैं, जैसे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सब इक्वली लाइकली है आने में। एम आउटकम्स आर फेवरेबल टू एन इवेंट ए, मैंने इवेंट ए बोल दिया, जैसे डाइस में 6 हैं टोटल, मैंने कह दिया ए है 1, 2 अगर आएगा तो मेरा फेवरेबल है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस माई फेवरेबल, इसके अक्कर करने की फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द फेवरेबल टू ए, यानी जो हमारे फेवरेबल ए इवेंट के जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 2/6। टोटल 6 आउटकम्स हैं, हमारे जो इवेंट है उसमें 2 हैं फेवरेबल, तो 2/6 यानी 1/3 इसका आंसर आएगा। यानी 1/3 चांस है कि हम जब थ्रो करेंगे तो 1 या 2 आए, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस तरह से भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए, नंबर ऑफ या आउटकम्स जो इसमें लिखे हुए हैं इन ए, एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स थे 6, इवेंट में हमारे आउटकम्स थे 2, तो 2/6 1/3 प्रोबेबिलिटी बताता है, हमें प्रोबेबिलिटी पता लगती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। जो इम्पॉसिबल इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सेट, यानी कि जो इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसको 5 बोलते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज 1, श्योर इवेंट की 1, क्योंकि ऊपर भी सेम नंबर आ जाएगा नीचे भी सेम। जैसे कि मैं कह दूं कि ए इज़ द इवेंट नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 7, तो वो मेरा फेवरेबल है। तो इसमें भी 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 आते हैं, और इसमें भी 6 आ जाएंगे, तो 6/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये तो आपको पता लग गया कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, श्योर इवेंट की 1 है। अगर m फेवरेबल आउटकम्स हैं, n टोटल आउटकम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी m/n है। और जो m/n होता है दैट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखनी, कि ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी 1 से ज़्यादा आ रही है किसी कारण से, किसी सम में, तो समझ लेना आप कुछ गलती कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ए, नोट ए का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि ए इज़ द इवेंट, कि डाइस थ्रो किया उसमें 1 2 आए, तो नोट ए का मतलब 3 4 5 6 का आना। अगर ए ये है तो नोट ए को, इसको ए कंप्लीमेंट बोलते हैं। ए कंप्लीमेंट क्या बताता है, बाकी के आउटकम्स, ए को छोड़कर टोटल आउटकम्स में से बाकी के जो आउटकम्स, वो नोट ए को ए डैश से डिनोट करते हैं, ए डैश या ए कंप्लीमेंट भी बोलते हैं। ये आपस में हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं एंड एग्जॉस्टिव होते हैं। एग्जॉस्टिव होते हैं क्योंकि जो जो इवेंट्स बाकी बच गए हम वो लिख देते हैं, तो टोटल करके टोटल सैंपल स्पेस बन जाता है, 1 2 3 4 5 6 टोटल सैंपल स्पेस बन जाता है। इस कारण दोनों की यूनियन करके, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस बनता है, इसलिए ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। कॉमन कुछ नहीं होता क्योंकि इसको छोड़ के बाकी लिखते हैं, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं कौन, ए एंड ए डैश। ए डैश मतलब नोट अकरिंग ऑफ ए। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, यानी कुछ कॉमन नहीं होता, यूनियन करने पे एस आता है। तो अगर इंटरसेक्शन कुछ कॉमन ना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज ऑलवेज 1।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस हमेशा 1 होती है, पूरा सैम्पल स्पेस अगर चूज़ कर लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1, ये कब लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हम तब लिख सकते हैं जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, ये बात याद रखना। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश को क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यानी 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यानी नॉट अकरिंग ऑफ ए क्या आ गई? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये एक रिजल्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ ए की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यानी कि जैसे मेरे को ए की प्रोबेबिलिटी पता था 2/6 यानी कि 1/3, तो नोट ए की क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। ये दूसरे तरीके से बताया मैंने। वैसे हम क्या करेंगे? 4/6 तो भी 2/3 आएगा। अगर हम ए डैश के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो भी 2/3 आएगा, और सिर्फ ए को यूज़ करके निकालेंगे तो भी 1 माइनस 1/3 2/3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी नॉट अकरिंग ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी। एक एडिशनल थ्योरम है प्रोबेबिलिटी की। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट then probability of A union B always equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये ऑलवेज रिजल्ट आपने याद रखना है। अब अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ए और बी की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, कॉमन कुछ नहीं होता, और एम्प्टी सेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 0 पुट कर देंगे, कब? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ये बातें आमतौर पे स्टूडेंट भूल जाते हैं जो मैं कर रहा हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात आपको याद रहनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉमन कुछ नहीं है दोनों इवेंट्स के, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी है, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो यहाँ पे हमने यूज़ भी करी थी। तो ये बात ट्रू हो जाती है कब? जब दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि एक इवेंट है 1 2 3 4, दूसरा इवेंट है 4 5 6, तो 4 कॉमन होने के कारण म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं माना जाएगा। अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूँ और दो इवेंट बोलता हूँ, पहला इवेंट है अकरिंग ऑफ इवन नंबर, दूसरा इवेंट है अकरिंग ऑफ ओड नंबर, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि इनमें कॉमन नहीं है। तो इसके एक दो एग्जांपल हम देखते हैं जो हमने पढ़ा है। इफ़ ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। व्हाट इज़ द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे? तो पहली बात, जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 क्वोशंट आता है और 2 रिमाइंडर आता है। जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं यानी कि 52 डे जो वीक्स हैं, 52 वीक्स मतलब 52 टाइम्स हर डे ने आना ही आना है। संडे ने 52 टाइम आना ही आना है कम से कम, मंडे ने, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सब ने 7 के 7 डेज ने एट लीस्ट 52 टाइम आना है। बाकी बचे 2 दिन। अब हम क्या क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। अब ट्यूसडे कब आएगा? अब जो 2 डेज बचे हैं वो उनकी क्या हिसाब किताब है कि मंडे ट्यूसडे आ सकता है, मंडे ट्यूसडे लिख दिया, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं उन 2 डेज़ की जो 2 डेज़ बाकी बचे हैं। इनमें से ट्यूसडे कब कब आता है? मंडे ट्यूसडे जब आएगा या ट्यूसडे वेडनेसडे, बस ये 2 फेवरेबल हो गए हमारे, ये 2 फेवरेबल हैं, बाकी सारे टोटल आउटकम्स हैं। तो 2/7 हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/7 की 53 ट्यूसडे आएगी।
एक ये एग्जांपल देखो, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस, हमने 3 डाइस थ्रो किए, डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 5। तो सबसे पहली बात, जब 3 डाइस थ्रो किए तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, एक डाइस में 6 होते हैं, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 टोटल आउटकम्स बन जाएंगे। वो कैसे बनते हैं, जैसे 111 तीनों पे आए, 111 112 113 114 115 116, 121 122 123 124 125 126, इस तरह से सारे जब पॉसिबिलिटीज़ हम लेते हैं तो 3 प्लेसेस होते हैं, तो 6 पॉसिबिलिटी इधर मल्टीप्लाई 6 पॉसिबिलिटी इधर मल्टीप्लाई 6 पॉसिबिलिटी इधर से, तो टोटल मिलाकर 216 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ये एक्चुअली परमुटेशन कम्बिनेशन में भी करते हैं हम +1 में, तो 216 टोटल आउटकम्स बनते हैं, यानी सैंपल स्पेस में 216 एलिमेंट्स हैं। अब बात आती है फेवरेबल, हमारा इवेंट कैसे बनेगा। ए टोटल ऑफ 5 आएगा कब, पहले पे 1 बाकी दोनों पे 2 2 आ जाए, या 2 2 1 या 2 1 2, ये तो जस्ट 2 1 2 के कम्बिनेशन, 3 तरह के कह लो कम्बिनेशन बन सकते हैं, या परमुटेशन कह लो बन सकते हैं। अब इसके अलावा 3 1 1 1 1 3 1 3 1, इसके अलावा कोई और नहीं है पॉसिबल तरीका कि टोटल सम 5 बने तीनों डाइस पे, क्या क्या आए कि 5 टोटल सम 5 बने, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 6 जो हमारे फेवरेबल हैं और टोटल 216, तो 1/36 आपके आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी उसकी आ जाएगी कि सम 5 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। नेक्स्ट जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है, अ टोटल ऑफ एट मोस्ट 5, एट मोस्ट 5 का मतलब होता है टोटल 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 और 1 हो नहीं सकते होते एक्चुअली। तो कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन रहेगी कि टोटल 3 बनना, 4 बनना और 5 बनना। 3 तो सिर्फ 1 1 1 से बनता है, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, और 4 किस तरह से बनेगा, 1 2 1 2 1 1 1 1 2, ये एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास आउटकम्स। वो तो 2 2 1 2 1 2 3, एक कम लिखा हुआ है इसने, 2 2 1 2 1 2 और 1 2 2 1 2 2 लिखा नहीं है उसने। 6 और 4 10 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे हैं, 1 2 2 लिखना वो भूल गया, 1 2 2 साथ में लिख लो 1 2 2, वो तो 6 थे ही 5 आने के। 4 आने के लिए हमें मिले 3, ये 3 मिले जो जिससे 4 सम बनता है, और 1 मिला जिससे 3 सम बनता है। तो एट मोस्ट 5 के लिए हमारे फेवरेबल आउटकम्स हुए 10 10 over 216, जो भी आंसर आ गया दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल ऑफ एट मोस्ट 5। जब आएगा ए टोटल ऑफ एट लीस्ट 5, टोटल ऑफ एट लीस्ट 5 का मतलब 5 या 5 से ज़्यादा, तो उसका तरीका क्या है, ध्यान से सुनना बात को। अगर मैं 5 6 7 8 टोटल की बात करूँ तो 18 तक जाना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस नो टकरिंग ऑफ दिस इवेंट। अब एट लीस्ट 5 का मतलब 5 या 5 से ज़्यादा टोटल बनना चाहिए, तो इसका ऑपोजिट क्या बचा, 3 या 4 टोटल बने, 1 2 तो बनता नहीं है, तो 3 या 4 टोटल बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 या 4 सॉरी यहाँ पे ये है 4, 4/216 पॉसिबिलिटी है कि 5 से कम टोटल बने। 1 माइनस जो भी आंसर आएगा वो कर दूंगा, तो वो 5 या 5 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसको अगर काट दें 1/54 54 माइनस 1 53/54, ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 5। ये बड़ा लॉजिकल बात है, ये मैथमेटिशियंस को समझ में आनी चाहिए ये वाली बातें जो मैंने बताई हैं। ये इसने किया हुआ है, इसने थोड़ा सा और तरीके से बता दिया कि 3 और 4 आने के एटमोस्ट 4 के ये 4 ऑप्शन थी, 216 में से ये 4 घटा दो तो 212 नोट अकरिंग ऑफ ए इवेंट, यानी कि एटलीस्ट 5 या 5 से ज़्यादा की आ गई
आउटकम्स 212 और 216, तो भी 53/54 आएगा। इस तरीके से कर लो या मेरे वाले मेथड से कर लो, एक ही बात है, दोनों बात एक ही है। क्या बताया था मैंने, जो सम है वो 5 या 5 से ज़्यादा आए, इसके ऑपोजिट क्या बनता है, सम 3 आए या 4 आए, इसका ऑपोजिट ये बनता है, यानी नोट अकरिंग ऑफ दिस इवेंट इज सम 3 आए या 4 आए। मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, 1 माइनस हमने किया ही हुआ है, 1 माइनस नोट अकरिंग की प्रोबेबिलिटी कर दो तो इस अकरिंग की आ जाएगी। तो 1 माइनस 1/54 किया तो 53/54 आ गया। तो यहाँ तक आप देखो।